feel your love. टीम रॉयल नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सैलरीड पर्सनल लोन के बारे में सारी जानकारी दूंगा। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये किसी बैंक से रिलेटेड नहीं है। मैं मोटा मोटा आपको अंदाज़ा दूंगा कि अगर ये चीज़ें आप गौर करेंगे तो आप किसी न किसी बैंक में उस कस्टमर का लोन करा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊँ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या और कैसे लेने होते हैं। सबसे पहले आप कस्टमर से लीजिए KYC यानी नो योर कस्टमर, जिस डॉक्यूमेंट से आप कस्टमर को पहचान सके, यानी कि पैन कार्ड। पैन कार्ड जब भी आप कस्टमर को लेंगे तो पैन कार्ड में क्या क्या होता है, उसका नाम होता है, फादर्स नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, सिग्नेचर होता है और फोटो होती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि पैन कार्ड आप जब भी लें तो उसमें ये सारी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ोटो धुंधली आ रही है या डेट ऑफ बर्थ उसमें मिटी हुई है या फादर का नाम क्लियर नहीं आ रहा है। यदि आप ऐसी कॉपी लेंगे तो वो फिर से क्वेरी क्रेडिट मैनेजर लगा देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा से और क्लियर किए। तो फर्स्ट टाइम में ही आप पैन कार्ड बिल्कुल क्लियर ले लीजिए। इसके बाद बारी आती है एड्रेस प्रूफ की। आप सबसे पहले तो कस्टमर से आधार कार्ड लीजिए। आधार कार्ड की कॉपी लेते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसकी सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट ही दिखने चाहिए। शुरुआत के जितने भी डिजिट हैं आप उनको क्रॉस कर दीजिए पेन से, ताकि वो दिखाई ना दे, विजिबल नहीं होने चाहिए। सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट आपको दिखाई देने चाहिए। इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट और लेना चाहिए। हालांकि आधार कार्ड में भी बहुत से लोगों के करंट एड्रेस होते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आप अपनी फाइल का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्रेडिट मैनेजर को पहली ही नज़र में आपकी फाइल में कंफर्ट आ जाए, तो आप आधार कार्ड के साथ एक डॉक्यूमेंट एडिशनल और लीजिए। यदि उसका खुद का घर है तो उसके फादर के नाम से या उसके नाम से या उसकी मदर के नाम से या उसकी वाइफ के नाम से बिजली का बिल आता होगा या पानी का बिल आता होगा, आप उसको जरूर लें। अगर वो रेंट पे है तो उसके साथ आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, और रेंट एग्रीमेंट के साथ में लैंडलॉर्ड का लेटेस्ट यूटिलिटी बिल यानी पानी का या बिजली का बिल आपको लेना चाहिए। इससे क्या है कि बहुत आसानी होगी एक बार में डिसीजन देने में किसी भी क्रेडिट मैनेजर को। यदि वो रेंटेड है तो कोशिश कीजिए कि जो उसका परमानेंट एड्रेस है वहाँ का कोई डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे ले लें। हालांकि कई सारी बैंक्स इसकी डिमांड नहीं करती हैं, लेकिन अपने केस को मजबूत बनाने के लिए, ताकि आपके केस में क्रेडिट मैनेजर को कंफर्ट आ जाए, आपको उसके परमानेंट एड्रेस का भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ ले लेना चाहिए, चाहे वो उसके फादर के नाम से हो या उसके खुद के नाम से हो। इसमें आपको बहुत आसानी होगी। तो आपने ID प्रूफ में पैन कार्ड ले लिया, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड ले लिया। इसके बाद आप लेंगे इनकम डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सबसे पहले आप लीजिए 3 मंथ्स की लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स। 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप लीजिए। उसके बाद 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लीजिए, और बैंक स्टेटमेंट आपका अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि उसकी जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। मान लीजिए किसी का आप 5 जुलाई को स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो उसका आप 10 दिन के हिसाब से ये मत सोचिएगा कि उसका 25 जून तक मैं ले लूँ, नहीं, आप उसकी कंप्लीट मंथ की कम से कम स्टेटमेंट लेंगे, यानी कि उसका 30 तारीख तक का, जून तक का आप पूरा स्टेटमेंट उससे ले लेंगे। तो 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपने ले लिया। एडिशनल डॉक्यूमेंट में उसका लास्ट ईयर का एक जो है फॉर्म 16 आप उससे ले लीजिए। बहुत सी कंपनीज फॉर्म 16 मांगती हैं, बहुत सी कंपनीज नहीं मांगती हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि यदि आप फॉर्म 16 ले लेते हैं तो उस केस में बहुत मजबूती आ जाती है। तो गिने चुने 3-4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पर्सनल लोन में। बहुत इजी है पर्सनल लोन करना, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स साफ सुथरे होने चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। वैसे तो अलग अलग बैंक्स में अलग अलग क्राइटेरिया होता है सैलरी का। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि पर्सनल लोन में नेट सैलरी मायने रखती है, यानी कि जो उसके अकाउंट में आ रही है। ग्रॉस सैलरी अलग होती है, आपको मालूम है। तो आप मिनिमम 20,000 रुपये नेट सैलरी वाला केस उठाइए। हालांकि आज की तारीख में कई कंपनीज में थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी वाला भी मांगा जाता है, और कम सैलरी वाले में भी कई बैंक उसको कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कि मिनिमम 20,000 रुपये की नेट सैलरी यदि किसी की आ रही है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स पिक कीजिए। और हाँ, उस नेट सैलरी में रिम्बर्समेंट या इंसेंटिव काउंट नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। जो रेगुलर सैलरी आ रही है, बेसिक है, टीए है, डीए है, ये सारी चीज़ें काउंट होंगी। रिम्बर्समेंट या कोई स्पेशल अलाउंस जो कभी कभार आता है या इंसेंटिव है, वो काउंट नहीं होना चाहिए। तो 20,000 रुपये नेट सैलरी है तो आप पर्सनल लोन के लिए उस कस्टमर की फाइल उठा सकते हैं। इसके बाद एज का क्राइटेरिया आता है। मिनिमम कोशिश कीजिए 25
साल की एज हो उस बंदे की तो आप वो फाइल उठा सकते हैं। विंटेज यानी कि उसको नौकरी करते हुए कितना टाइम हो गया। वैसे तो सभी का बैंकों का क्राइटेरिया अलग अलग है, लेकिन कम से कम एक कंपनी में 1 साल अगर हो गया हो तो वो फाइल आपके लिए आसानी से एलिजिबल होती है, आसानी से उस फाइल पे डिसीजन मिल जाता है। तो आप इस तरीके से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखिए। अब बात आती है कि कितना लोन होगा। देखिए मैं सिंपल सी गणित एक बता देता हूँ आपको। जबकि सैलरी ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होता है, कम होती है तो थोड़ा सा उसकी एलिजिबिलिटी का जो है कैलकुलेशन अलग होती है। लेकिन एक मैं मोटा मोटा आपको आइडिया बता देता हूँ कि जितनी उसकी नेट सैलरी आ रही है उसकी 50% EMI दी जा सकती है, ऐसा एक बैंक मानता है। मान लीजिए किसी की सैलरी अगर 50,000 रुपये महीना है तो हम 25,000 रुपये तक की EMI उसको दे सकते हैं। और पर्सनल लोन होता है 1 साल से लेकर के और 5 साल तक के लिए, यानी 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक। मार्केट में बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिससे आप EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप EMI कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 50,000 सैलरी वाले को अगर 25,000 की EMI बनानी है तो लगभग कितना लोन बैठेगा। अब गौर कीजिएगा, यदि किसी की 50,000 सैलरी है, हम उसको 25,000 रुपये तक की EMI दे सकते हैं। मान लीजिए उसकी 10,000 की EMI पहले से चल रही है, उसका होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है। तो अगर 10,000 पहले से EMI चल रही है तो 25,000 में से 10,000 हम घटा देंगे। अब उसकी एलिजिबिलिटी की जो EMI रह जाती है वो मात्र 15,000 रुपये की EMI हम उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक मोटा मोटा क्राइटेरिया होता है जो कि पर्सनल लोन में अप्लाई होता है लगभग सभी बैंक्स में। अब किसी की सैलरी 1.5 लाख है, 2 लाख है तो उसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ जाता है, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज़ा ऐसे ही होता है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को साफ सुथरे तरीके से, सुंदर तरीके से लगाएंगे तो आप मान के चलिए कि आपकी फाइल में डिसीजन आने में बहुत कम वक्त लगेगा। आप 2 दिन में, 3 दिन में ही अपनी फाइल का डिसीजन पा सकते हैं। कई बार हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं जिसकी वजह से हमें लेट होता है, कस्टमर इरिटेट होता है। और आप ये चीज़ जान लीजिए, कस्टमर को जितना जल्दी आप डिसीजन बता देंगे वो कस्टमर हमेशा आपके पास ही आएगा। इसलिए दोस्तों, साफ सुथरे डॉक्यूमेंट्स लगाइए, सुंदर डॉक्यूमेंट्स लगाइए, विजिबल लगाइए और ईमानदारी से काम कीजिए। विश्वास कीजिए, पर्सनल लोन आज के समय में सबसे आसानी से बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है और बैंकिंग सेक्टर में इसे वनीला कहा जाता है, यानी कि बहुत ही जल्दी ये कस्टमर इसके मिल जाते हैं और बहुत ही जल्दी डिसीजन भी हो जाता है। तो आप अच्छा पर्सनल लोन करें, अच्छी सर्विस दें और अच्छे पैसे कमाएं। थैंक यू सो मच।